नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर जो हमारा YouTube चैनल है सृजन एकेडमी। और मैं रोहित कुमार बिश्नोई आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान इतिहास सीरीज जो है, राजस्थान इतिहास जब हम पढ़ रहे हैं उसका चौथा लेक्चर है आज। चौथा आपका ये पूरा कालांश है, पीरियड है। और मैं पहले के 3 पीरियड्स में पहला जो बेसिक था, आप सबको ध्यान है कि मैंने बेसिक दिया था, उसकी एक सामान्य जानकारी दी थी आपनो राजस्थान नाम से। दूसरे में मैंने आपको हनुमानगढ़ रीजन वाली दोनों सभ्यताएं, कालीबंगा, मैं एक बार पुनः दोहरा रहा हूँ, कालीबंगा और रंगमहल, ये दोनों हमने पढ़ी थी। जो हमारी तीसरा हमारा लेक्चर था उसमें हमने शेखावटी रीजन की जो दोनों सभ्यताएं हैं, जो सिविलाइजेशन शेखावटी रीजन की है, गणेश्वर और सुनारी सभ्यता, उनके लिए पढ़ा था। दोनों में बहुत कॉमन चीज़ें थी, कांतली नदी के किनारे हैं दोनों। और जो अलग करने वाली चीज़ें हैं वो है कि गणेश्वर ताम्र युगीन सभ्यता है और वो लोह युगीन सभ्यता है। ठीक है दोस्तों, अब हम आज जो पढ़ेंगे, मैंने आपको एक बार पुनः दोहरा देता हूँ, सभ्यताओं को आसान करने के लिए 4 भागों में क्लासिफाइड किया था। पहला भाग था हनुमानगढ़ रीजन, दूसरा शेखावटी रीजन जिसे सीकर झुंझुनू रीजन भी कह सकते हैं। जो तीसरा रीजन था मैंने कहा था उदयपुर मेवाड़ रीजन। उदयपुर मेवाड़ रीजन के अंतर्गत आहड़ सभ्यता, हम सब जानते हैं बहुत पुरानी सभ्यता है आहड़ सभ्यता। और उसके बाद जो है जयपुर और उससे संबंधित जो रीजन है उसकी चर्चा करेंगे। ऐसा मैंने एक रीजन बनाए थे जिसमें हमारे राजस्थान की सभी महत्वपूर्ण सभ्यताएं वो सब आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज हम हमारे तीसरे बिंदु पर आते हैं। उससे पहले एक बात कहना चाहूँगा, उससे पहले मैं जैसे कि अभी आप सबको पता है अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन 4.0 हमारे केंद्र की जो मोदी सरकार है उनका एक आग्रह है हम सब से कि हम अपने घरों से नहीं निकलें, हम अपने घरों में रहकर हमारे जो दैनिक नियमित जो काम है हम सब अपने घरों पर बैठकर ही कर लें, ऐसी कोशिश करें, न्यूनतम बाहर निकलें। तो हमने ये जो एक सीरीज़ शुरू की है पूरी सृजन एकेडमी के नाम से, तो इस सीरीज़ में हमारी ये आपसे हमारी एक कोशिश है आप तक पहुंचाने की कि हम सरलतम रूप में अपने इस प्रयास को, इस कोशिश को राजस्थान के इतिहास या हमारी जितनी भी कक्षाएं चलती है अलग अलग विषयों की, वो सब सामग्री, अध्ययन सामग्री आपके पास हम पहुंचा सकें घर बैठे। तो आप सबसे भी आग्रह है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोज़ को लाइक करें और कमेंट भी करें। ठीक है दोस्तों, तो आज जब हम घर बैठे हैं तो हमें कोशिश करनी है कि हम घर बैठ के अच्छे से अपनी तैयारी कर पाएँ। आज हम जो पढ़ेंगे, जो तीसरा जो रीजन था अपना उदयपुर मेवाड़ रीजन, मैंने कहा था सभ्यता स्थलों का जो तीसरा क्लासिफिकेशन को इजी करने के लिए क्लासिफिकेशन किया है, उसमें जो तीसरा रीजन है उदयपुर मेवाड़ रीजन, उसकी पहली सभ्यता है आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता, आहड़ सभ्यता, आहड़ सभ्यता हम सब लोग सामान्य तरीके से जानते हैं और हमें जानना ही चाहिए, क्योंकि आहड़ सभ्यता जो है वो कहाँ है, उदयपुर रीजन में है, उदयपुर में है। स्थिति जो है इसकी कहाँ है, बेड़च नदी के किनारे। अब आप कहेंगे कई सारी जगह इसे आयड़ नदी के किनारे भी कहा जाता है, तो ये सही है दोस्तों। बेड़च नदी जो है वो उदयपुर में यहाँ आयड़ नदी कहलाती है, तो आयड़ नदी है वो इसी आहड़ सभ्यता स्थल के अनुसार इसका नाम है आयड़ नदी। तो कहाँ है स्थिति इसकी, बेड़च नदी के किनारे, और कहाँ है, उदयपुर। इस सभ्यता की जो एक बहुत अच्छी बात है और बहुत सिंपली हम समझ सकते हैं, हमारे समझने के लिए आसान हो सकता है, वो ये है कि आहड़ सभ्यता जो है, आहड़ सभ्यता उदयपुर शहर के अंदर है। सभ्यता स्थल जो मिला है उदयपुर शहर के बिल्कुल पास में ही है, एक तरह से उदयपुर शहर के भीतर ही आता है वो। और आहड़ सभ्यता स्थल हम सब उदयपुर रेलवे स्टेशन से यही कोई 5 से 6 किलोमीटर दूरी पर है। तो हम सब जब भी उदयपुर जाएं, बाकी जितने भी सभ्यता स्थल मिले हैं वो जिला मुख्यालय से हो सकता है कुछ दूरी पर हो, पर जो आहड़ सभ्यता स्थल है वो उदयपुर में कहाँ है, बेड़च नदी के किनारे है, पर उदयपुर शहर के अंदर ही है। उदयपुर से जब चित्तौड़ के लिए निकलते हैं तो वहीं उसी के पास में ही है आयड़ सभ्यता स्थल, जहां अभी ASI जो मैंने लास्ट वाले वीडियो में बताया था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व विभाग, सर्वेक्षण विभाग जो है, उनका जो
उन्होंने जो संग्रहालय बना रखा है आहड़ सभ्यता से प्राप्त अवशेषों का, वो उदयपुर शहर में है। तो सबसे अच्छी बात है कि इसे हम आराम से जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं वहाँ, जब कभी भी हमारा उदयपुर जाना हो। ठीक है दोस्तों, आहड़ सभ्यता की स्थिति क्या है? बेडस नदी के किनारे, आयड़ नदी, उदयपुर। आहड़ सभ्यता के अन्य नाम क्या क्या है? देखिए, अन्य नाम मैंने एक जो बहुत सिंपल सा नाम था, मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया था, ताम्र सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सभ्यता, तांबा जिला झुंझुनू और ताम्रवती नगरी। ताम्रवती नगरी क्या है, कहाँ है? आहड़। किसको कहा जाता है? आहड़ को। तो इसका एक नाम हो गया ताम्रवती नगरी, दूसरा नाम हो गया आयड़। आहड़ आयड़ दोनों इसी एक ही सभ्यता के नाम है, तो इसको आयड़ या आहड़ कहा जा सकता है। तीसरा इसका नाम है धूलकोट और चौथा है आघाटपुर। ठीक है दोस्तों, इसके 4 नाम हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक बार फिर ले लें। इसके 4 नाम हैं, ताम्रवती नगरी, आयड़, धूलकोट और आघाटपुर। अब दोस्तों हम इसके अगले बिंदु पर आते हैं कि इसकी खोज किसने की थी? किसने इसकी खोज की थी? खोज 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास जी ने। 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने इसकी खोज की थी और 1961-62 में इसका उत्खनन प्रारंभ हुआ था। HD सांकलिया एवं VN मिश्र के निर्देशन में। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर देख लो इसको अच्छे से। जिसकी खोज हुई है, देखो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए 1952 है अमलानंद घोष, फिर 1961 से 1969 तक उत्खनन चलता रहा, बीबीलाल बीके थापर। उसके एक साल बाद इसमें देख लो 1953 अक्षय कीर्ति व्यास और 1961-62 में HD सांकलिया एवं VN मिश्र सर ने इसका उत्खनन कार्य प्रारंभ करवाया। ठीक है दोस्तों, जो अगला बिंदु है इसी आहड़ सभ्यता के लिए प्रमुख बिंदु है अल्लट या अल्हड़ नामक मेवाड़ शासक ने इसे अपनी दूसरी राजधानी बनाया। क्या प्रमुख बिंदु है? 1953 अक्षय कीर्ति व्यास, सीधा याद रखने का तरीका है कालीबंगा 1952 अमलानंद घोष, उसके एक साल बाद 1953 अक्षय कीर्ति व्यास। कालीबंगा में भी 1961 से 1969 तक बीबीलाल बीके थापर है। आहड़ में 1961 से 1962 HD सांकलिया और VN मिश्र है। अल्लट नाम का जो मेवाड़ का जब हम इतिहास पढ़ेंगे उसमें आएगा, अल्लट नाम के एक मेवाड़ के शासक हुए हैं, उन्होंने इसे अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। तो ये आहड़ सभ्यता के लिए जो आहड़ सभ्यता का आधार है कि उसकी खोज किसने की, कब हुई और क्या उसकी स्थिति है। अब जो आहड़ सभ्यता का समय है, आहड़ सभ्यता को कार्बन डेटिंग मेथड से लगभग समय 1900 से 1200 ईसा पूर्व माना गया है। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं बात को? आहड़ सभ्यता में 1900 से 1200 ईसा पूर्व का जो भी अवशेष मिले हैं उनमें ये कार्बन डेटिंग मेथड से पता चला है कि उनकी समयावधि कितनी है, 1900 से 1200 ईसा पूर्व। ठीक है, कहीं कहीं कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं, कुछ सामग्रियां ऐसी मिली है जो लगभग कहीं, या ऐसे लिख सकते हैं, कुछ अवशेषों से इसका समय 4000 ईसा पूर्व भी माना जा सकता है। एक बार फिर समय जो है 1900 से 1200 ईसा पूर्व माना गया है।
ठीक है, कार्बन डेटिंग मेथड्स है। पर कुछ सामग्रियां ऐसी मिली है जो ये बताती है कि लगभग इसका जो टाइम पीरियड है, इसका जो समय है वो 4000 ईसा पूर्व भी रहा होगा। ठीक है, ये 1900 से 1200 ईसा पूर्व जो माना गया है वो दशरथ शर्मा ने ऐसी जानकारी दी है जो कार्बन डेटिंग मेथड उसके अनुसार, और बाकी कुछ अवशेषों से 4000 ईसा पूर्व का भी इसको माना जाता है। ठीक है, ये इसके बारे में बेसिक हो गया कि स्थिति, समय किसने खोज की, कब खोज की और क्या समय इसका माना गया है। अब इनमें यहाँ आहड़ सभ्यता से क्या विशेष चीज़ें मिली है, क्या अन्य मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो कैसे मिली है। देखिए दोस्तों, मैंने कालीबंगा भी जब पढ़ाया था आपको, तो कालीबंगा में भी ये बताया था कि इनको याद करने के लिए जो ढंग है वो ऐसा है कि सबसे पहले वो घर में कैसे रहते होंगे, परिवार में उनकी क्या स्थिति रही होगी, फिर घर से बाहर नगर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे आ जाओ, कोई एक आधा बिंदु नगर का मिल जाएगा, जैसे कालीबंगा में मिला था, चौड़ी सड़कें होती है, 90 डिग्री पे काटती है, घरों का स्ट्रक्चर ऐसा है। फिर घरों से खेती पे चले जाओ, फिर समाज की स्थिति समझ लो, अर्थव्यवस्था के हिसाब से मेसोपोटामिया की मोहरें मिली है, हवन कुंड मिले हैं, ये सब कालीबंगा में जो मिले हैं ना। वैसे ही आहड़ सभ्यता के लिए अगर हम घर से बात करें कि घर से सबसे पहले क्या अवशेष घर से संबंधित क्या मिले होंगे, तो एक घर में 6 चूल्हे मिले हैं। कितने चूल्हे मिले हैं? 6 चूल्हे मिले हैं। एक घर से 6 चूल्हे मिले हैं, संयुक्त परिवार होने के प्रमाण। देखिए, एक ही घर में 6 चूल्हे मिले हैं, तो उससे जो हमारे पुरातत्ववेत्ता है उन्होंने एक अनुमान लगाया है, या उन्होंने एक साथ डिस्कस किया है, ऐसा निकाला है उसमें से एक निष्कर्ष कि 6 चूल्हे एक ही घर में मिले हैं। इसका मतलब वहाँ पर जो आहड़ सभ्यता है वहाँ पर संयुक्त परिवार होता था। ठीक है, अनाज रखने के लिए जो अपने आप सब जानते ही होंगे, अपने यहाँ खोटे होते हैं, मेवाड़ी में जिनको खोटे कहते हैं, तो अनाज भरने के लिए दीवारों के बीच में अनाजों के लिए मृद भांड, अनाज रखने के लिए मृद भांड। मृद भांड जो शब्द है, मैंने पहले भी कहा है, मृदा से बने हुए मटके, अधिकतम मटकों के लिए होता है प्रयोग। लेकिन जितने भी सामग्रियां, जिनमें जितने भी अवशेष या जितने ऐसे कोई पात्र जिनमें कुछ चीज भरी जा सकती है, चाहे वो मटके की शेप की हो, चाहे पात्र उपकरण कोई दूसरा हो, वो सब कैसे क्या कहे जाएंगे? मृद भांड। मृद भांड एक अलग ही अच्छा सा विषय है, लाल, काले, गोरे, चित्रित, दूसर, उन सब मृद भांडों को फिर आगे पढ़ाएंगे अपन। तो मृद भांड जो है, अनाज रखने के लिए मृद भांड कहाँ मिले हैं? आहड़ सभ्यता में। तो हमें ये चीज़ याद रखनी है। घर वाली स्थिति जो मैंने बताई थी, घर में 2 तरह की चीज़ें हैं। एक तो घर में अपने को मिले हैं 6 चूल्हे एक जगह मिले, मतलब संयुक्त परिवार होता होगा। दूसरा, अनाज रखने के लिए मृद भांड मिले हैं। तीसरा, इनके यहाँ जब कोई मरता होगा तो आभूषण सहित शवाधान है, जो मतलब अंतिम संस्कार जब हुआ है तो वो आभूषण सहित, मतलब अंतिम संस्कार जब किया तो जैसे हमारे सामान्यतः हमारे यहाँ आभूषण उतार देते हैं, केवल सूती कपड़ा उठा के फिर उनको उनका अंतिम संस्कार करते हैं, तो अंतिम संस्कार में आभूषण भी मिले हैं। मतलब उस समय अधिकतम जमीन में गाड़ने वाली या समाधि जिसे कहा जाता है, वैसा ही अंतिम संस्कार होता था, तो उनमें आभूषण भी मिले हैं। तो आभूषण सहित शवाधान ये भी आहड़ सभ्यता में मिले हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अब इनके व्यापार पर आते हैं। अब इनके व्यापार पर आते हैं तो यहाँ रंगाई छपाई का कार्य जानते थे, कार्य होता था, ऐसे अवशेष मिले हैं। ठीक है, व्यापार पर आ रहे हैं अपन। रंगाई छपाई का कार्य होता था, ऐसे अवशेष प्राप्त हुए हैं। दूसरा, टेराकोटा, एक मिट्टी होती है अलग तरह से, टेराकोटा मिट्टी से बने सांड की आकृति के खिलौने। अब आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि टेराकोटा मिट्टी से जो बेल बने हैं, बुल बोलते हैं, तो ये जो बिंदु है, टेराकोटा मिट्टी से बने सांड की आकृति के जो खिलौने हैं, इनको क्या कहा गया है? हमारे पुरातत्ववेत्ताओं ने, जिन्होंने भी इसकी खोज की और उसके बाद इन पर जो निष्कर्ष निकाला, उसे क्या संज्ञा दी है? बनासियन बुल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आया हुआ क्वेश्चन है। बनासियन बुल,
देखो दोस्तों, बनासियन नाम क्यों दिया है? सिंपल है, आहड़ आयड़ नदी के किनारे है। आयड़ नदी बेडच नदी का भाग है, बेडच नदी का ही दूसरा नाम आयड़ नदी है। उदयपुर में उस जगह पर आयड़ नदी कहा जाता है। और बेडच नदी आगे जाकर बनास नदी में मिलती है। बनास एक बहुत बड़ी नदी है, राजस्थान की सबसे बड़ी नदियों में से एक नदी, उसका नाम गिना जाता है। तो बेडच भी बनास का पार्ट मानी जाती है। आप सब जानते हैं इस चीज़ को। बनास चंबल में मिलती है, चंबल गंगा में, गंगा बंगाल की खाड़ी में। तो जो बनास नदी में बेडच नदी मिलती है, तो ऐसा अवशेष उन अवशेषों से ये जो टेराकोटा मिट्टी के जो सांड की आकृति के खिलौने के जो अवशेष मिले हैं, इन अवशेषों से इन अवशेषों को बनास नदी के आधार पर इन्होंने संज्ञा दी है और इनको बनासियन बुल नाम दिया है। एक बार फिर इसको नोट कर लें अच्छी तरीके से। बनासियन बुल आया हुआ प्रश्न है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बनासियन बुल। ठीक है दोस्तों, अगला जो बिंदु है वहां पर लाल और काली मिट्टी के मृद भांड भी मिले हैं। लाल काली मिट्टी के मृद भांड मिले हैं। ठीक है, ये मृद भांड मतलब उपकरण, अलग अलग तरह की सामग्रियां जो किसी चीज को कंटेन भरने के लिए जो काम में ली जाती है, वो होते हैं मृद भांड। तो लाल काली मिट्टी के मृद भांड मिले हैं। एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रमाण मिले हैं कि ये जो आहड़ सभ्यता है, इसके 8 बार बनने और उजड़ने के प्रमाण मिले हैं। मतलब टाइम पीरियड, मैंने आपको अभी इससे पहले जब इसका समय काल अपन ने पढ़ा, दशरथ शर्मा जी कह रहे हैं 1900 से 1200 ईसा पूर्व, और कुछ मैंने उसके अगला वाला बिंदु लिया था कि कुछ अवशेष ऐसे भी मिले हैं जो 4000 ईसा पूर्व है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि इतने लंबे टाइम पीरियड में, मतलब सभ्यता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ये एक ही सभ्यता को इतने लंबे टाइम पीरियड चली है। तो इतने लंबे टाइम पीरियड में ऐसे वहाँ पर जितने अवशेष मिले हैं अलग अलग एज के, अलग अलग एजेस के, उस हिसाब से यूँ कहा जा सकता है, वैज्ञानिकों ने, पुरातत्ववेताओं ने ये निष्कर्ष निकाला है, इस अनुमान लगाया है ये कि ये 8 बार ये सभ्यता शायद बनी है और बिगड़ी है। और एक जो अन्य अंतिम बिंदु है कि इस सभ्यता का दूसरा नाम बनास संस्कृति की सभ्यता भी कहा जाता है। वही बनास नाम, बेडच नदी बनास नदी की सहायक नदी है, बनास संस्कृति भी कहा जाता है इस सभ्यता को। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने आहड़ सभ्यता बनी। आहड़ सभ्यता उदयपुर रीजन, मैंने आपको जो अपने अनुसार जो मैंने क्लासिफिकेशन किया है उसके अनुसार जो आहड़ सभ्यता है उदयपुर रीजन है। उदयपुर रीजन की जो सभ्यताएं पढ़ रहे हैं उनमें 3 सभ्यताएं मैं बताऊंगा। पहली आहड़ सभ्यता है, दूसरी गिलूंड सभ्यता है, और तीसरी ओजियाना सभ्यता है, भीलवाड़ा की, गिलूंड राजसमंद का है। तो उदयपुर मेवाड़ रीजन जो है उसमें अपन 3 पढ़ेंगे। तो ये पहली है आहड़ सभ्यता। एक बार फिर दोहरा लेते हैं आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता कि आहड़ जो है उसके 2 नाम, दूसरे जो 3-4 नाम हैं कौन कौन से हैं? आहड़ का सिंपल ही नाम है आयड़, ताम्रवती नगरी, धूलकोट, आघाटपुर। ठीक है दोस्तों, आहड़ सभ्यता की खोज मैंने बताया 1963, अक्षय कीर्ति व्यास। ठीक है, 1953 अक्षय कीर्ति व्यास, और 1961-62 HD सांकलिया और VN मिश्र। ठीक है, इसकी स्थिति आयड़ नदी के किनारे है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, जो यहाँ का इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है, एक तो यहाँ पर संयुक्त परिवार होने के प्रमाण है 6 चूल्हे मिले हैं। दूसरा जो मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, 8 बार ये सभ्यता बनी और उजड़ी, ऐसे प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। बनासियन बुल एक और महत्वपूर्ण है पार्ट यहाँ पर कि बनासियन बुल बनासियन बुल के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं? आहड़ सभ्यता में। ठीक है दोस्तों, अगली जो सभ्यता इसी उदयपुर रीजन की हम पढ़ने जा रहे हैं वो है गिलूंड सभ्यता। गिलूंड सभ्यता एक बार फिर दोहराएंगे, गिलूंड सभ्यता। गिलूंड सभ्यता जो है, गिलूंड कहाँ है? गिलूंड सभ्यता जो है, गिलूंड सभ्यता राजसमंद जिले में है। कहाँ है? राजसमंद जिले में। ठीक है दोस्तों, और कौन सी नदी के किनारे है? बेडच किस नदी की सहायक नदी है? याद रखने के लिए बहुत आसान है ये। बेडच किस नदी की सहायक नदी है? बनास नदी की। तो गिलूंड सभ्यता किस नदी के किनारे है? बनास नदी के किनारे।
ठीक है दोस्तों, इसका जो समय काल माना गया है 2000 वर्ष ईसा पूर्व, ऐसा इसका टाइम पीरियड माना गया है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल ही है, बिल्कुल छोटे छोटे से 4 बिंदु है इसमें। यहाँ पर हाथी दांत से बने आभूषण मिले हैं, 2 दीवारों के बीच अनाज भरने के गोदाम मिले हैं। ऐसा लगा है जिसे हम खोटा कहते हैं ना, मेवाड़ी में खोटा, जिसमें अनाज भरते हैं। पहले जब हमारे, अभी हम बड़े बड़े से लोहे की बॉक्सेस बना देते हैं, पेटी जिसे बोलते हैं अपन, ड्रम जो बोलते हैं जिसको, तो जो अभी हम ड्रमों में जैसे गेहूं भरते हैं, प्लास्टिक के ड्रमों में भरते हैं, लोहे के ड्रमों में भरते हैं, उस समय अपने खोटे जो बनते थे जिनमें गेहूं भरा जाता था, तो वो 2 दीवारों के बीच, अभी भी अपने ऐसा ही होता है, दीवारों के बीच में खोटा जो है वो धान भरने के काम आता है, गेहूं भरने के काम आते हैं। तो 2 दीवारों के बीच अनाज भरने के गोदाम कहाँ मिले हैं? गिलूंड राजसमंद में। और यहाँ पर चूल्हे के अवशेष मिले हैं, पत्थर की गोलियां मिली है, चूल्हे के अवशेष, पत्थर की गोलियां। ठीक है दोस्तों, यह है गिलूंड सभ्यता। कहाँ है? राजसमंद जिले में। एक बार फिर मैं वापस दोहरा देता हूं सभी बिंदुओं को। गिलूंड सभ्यता, सभ्यताएं हम पढ़ रहे हैं, कालीबंगा और रंगमहल हनुमानगढ़ रीजन में पड़ी है। आहड़ उदयपुर और उदयपुर रीजन में जो अपन ने पढ़ी थी, तो आहड़ पड़ी है, गिलूंड है, बागोर है, ओजियाना है, एक बालाथल आएगी। ये सब सभ्यताएं हैं उदयपुर रीजन की। शेखावटी रीजन की हमने कौन कौन सी पढ़ी है? शेखावटी रीजन में जो हमने सभ्यताएं पढ़ी है, उन सभ्यताओं में गणेश्वर पढ़ी है और सुनारी पढ़ी है। तो ये हो गया हमारी गिलूंड सभ्यता। आ गया समझ में दोस्तों? तो ये गिलूंड सभ्यता है, आहड़ के बाद गिलूंड सभ्यता। अब हम तीसरी सभ्यता पर आते हैं, जो मेवाड़ उदयपुर रीजन की है, भीलवाड़ा की है, बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा की है। और भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा नदी का जो मुख्य पेयजल स्रोत है मेजा बांध, मेजा बांध के पश्चिम की तरफ ऊपरी क्षेत्र में एक स्थल है, एक तहसील है, उस तहसील का नाम है बागोर। और वहाँ पर जो अवशेष मिले हैं, वहाँ पर जो सभ्यता स्थल मिला है, उसका नाम है बागोर सभ्यता स्थल। बागोर सभ्यता स्थल का समय लगभग कितना माना गया है? 4000 ईसा पूर्व। बागोर सभ्यता स्थल को 4000 ईसा पूर्व माना गया है। और जो यहाँ की 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो यहाँ के 2 इंपॉर्टेंट बिंदु है, वो ये है कि इस सभ्यता स्थल पर जो शव मिले हैं, या शवाधान की जो प्रक्रिया मिली है, शवाधान की प्रक्रिया में पश्चिम की तरफ सिर रखा जाता था, सिर, तथा पूर्व की ओर पैर रखे जाते थे। ठीक है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बिंदु जो हो गया शवाधान की प्रक्रिया में, वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की तरफ शवों को लेटाया जाता था। दूसरा, बागोर सभ्यता का जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, और हम जब भी सभ्यता स्थलों का अध्ययन करेंगे, चाहे भारत के परिप्रेक्ष्य में हो, चाहे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में हो, तो जब बागोर सभ्यता के अध्ययन की बात करते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आता है, वो आता है सबसे प्राचीन खेती या कृषि के प्रमाण। यानी कि सबसे पहले खेती कहाँ होती होगी, क्योंकि हम जब सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन करेंगे तो वो लगभग 2350 ईसा पूर्व है, और यहाँ हम कह रहे हैं कि बागोर सभ्यता का जो समय काल है वो 4000 ईसा पूर्व है, यानी कि लगभग उससे 1500 साल ईसा पूर्व। और उससे पहले का हम जब भी अध्ययन कर रहे थे, कल मैंने जब आपको सेकंड वाला लेक्चर पढ़ाया था, उसमें मध्य पाषाण काल जो मैंने आपको बताया था, उसमें बताया था कि जो मानव का क्रमिक विकास है, उसमें मानव कृषि करना सीख रहा है। तो ये लगभग उस कालखंड में बैठता है बागोर सभ्यता स्थल, और उस हिसाब से सबसे प्राचीन जो कृषि के सभ्यता स्थल मिले हैं, वो मिले हैं बागोर सभ्यता में। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने आज जो अध्ययन किया है, मेवाड़ उदयपुर जो रीजन है, उसके जो प्रमुख सभ्यता स्थल है, उनके बारे में।
अब हम जो अगला अध्याय जो करेंगे उसमें जयपुर और उससे संबंधित जो अन्य क्षेत्र है उसके आसपास के वहाँ के सभ्यता स्थलों को पढ़ेंगे। आप सब हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।